दोस्तों, बात है 10 अगस्त 2023 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के बारे में संसद में बोल रहे थे। तब विपक्ष भी उन्हें बार बार मणिपुर हिंसक को लेकर घेर रही थी, जिसके जवाब में उन्होंने मिजोरम के एक घटना का जिक्र कर दिया और उसके बाद पूरा संसद तालियों से गूंज उठा और फिर पीएम मोदी ने अपने जवाब में पूरे कांग्रेस को ही लपेटे में ले लिया। अब मोदी जी ने जिस घटना का जिक्र किया है वो तब की थी जब सत्ता में कांग्रेस थी और उस टाइम के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा किया तो किया क्यों था? क्यों उन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर ही बमबारी करवा दी और क्या वाकई ऐसा हुआ था? इसे समझने के लिए हमें समय से कुछ पीछे जाना। तारीख थी 5 मार्च 1966, जब कांग्रेस ने मिजोरम के असहाय नागरिकों पर अपने वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था और यह फैसला उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ही था। और उन्होंने यह फैसला क्यों लिया? दोस्तों, दरअसल 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के बागी आइजोल पर कब्जा कर चुके थे और उन्हें वहां से भगाने के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा बमबारी करवाना जरूरी हो गया था। और फिर बमबारी की वजह से MNF के बागी भाग खड़े हुए और फिर से एक बार आइजोल पर भारत का आधिपत्य जमा। दोस्तों, बात 19 जनवरी 1966 की है, जब पहली बार इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी और 5 मार्च को इंडियन एयरफोर्स का लड़ाकू विमान मिजोरम के सबसे प्रमुख शहर ऐजवाल पर मंडरा रहे थे। अचानक उन विमानों से मशीन गन की गोलियां बरसने लगी और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। और ये सब यहीं खत्म नहीं होता है और फिर अगले दिन वे विमान दोबारा आकाश में दिखने शुरू हो जाते हैं और लोगों में दहशत फैल जाती है और वे कुछ करते उससे पहले ही इंडियन एयरफोर्स के विमानों से बम बरसने लगे और कईयों मौत हो गई। शहर के 4 प्रमुख लेक रिपब्लिक बैंक, हिमचे बैंक, टापुई बैंक और किंग बैंक पूरी तरह से बमबारी के चलते तबाह हो गए। आजादी के बाद यह पहला और आखिरी मामला है कि जब अपने ही देश के वायुसेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर बमबारी की हो और यह सब इंदिरा गांधी के आदेश से हुआ था। देश में अलगाववाद के आंदोलन तो बहुत हुए, बहुत सी लाशें गिरी और दंगे भी बहुत हुए, लेकिन वायुसेना के विमानों ने कभी बमबारी किया हो ऐसा सिर्फ इंदिरा गांधी के ही सरकार में हुआ था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इस बमबारी की खबर सालों तक सरकार ने बाकी देश के नेताओं को चलने ही नहीं दी और जब पता चला तो सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। और मार्च 1966 में कोलकाता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने इंदिरा गांधी का एक बयान छापा कि विमान सिर्फ जवानों और उनकी राशन को एयर ड्रॉप करने के लिए भेजी गई थी। तब सवाल ये भी उठता है कि राशन पहुंचाने के लिए 4 जेट फाइटर्स की क्या जरूरत थी? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जेट फाइटर्स उसी फ्रांसीसी कंपनी दासो की एयरक्राफ्ट थी जिनके फाइटर्स प्लान राफेल को मोदी जी के सामने में इंदिरा गांधी के नाती राहुल गांधी ने काफी बवाल किया था और इन ऑर्गन फाइटर्स जेट्स का निक नेम रखा गया था तूफानी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह मामला था क्या और इंदिरा गांधी ने ऐसा किया क्यों? दरअसल यह भी बात तो आजादी से पहले का है, जब 1895 में मिजो के आदिवासियों के साथ कई दौर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने 1895 में इस इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर वहां ईसाई मिशनरियां पहुंची और लगभग सारी जनता का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। अंग्रेजी फौज के सामने उनकी क्या बिसात थी? वैसे भी कई सुविधाएं उन्हें ईसाई बनने के बाद ही मिलनी थी और अब भी वहाँ के 87% से ज्यादा जनता ईसाई है। आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए लेकिन मिशनरियां छोड़ गए। मिजोरम के ज्यादातर हिस्सा असम में और फिर मिजो यूनियन के बैनर तले मिजो नेता असम के नेताओं पर मिजोरम क्षेत्र से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाने लगे और अलग से मिजोरम राज्य की मांग करने लगे और शायद वो उन्हें मिल जाता तो बात इतनी आगे न बढ़ती। और बिना मिजो नेताओं से पूछे असम को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने से भी वे काफी नाराज थे। और इधर नेहरू जी ने एक और बड़ी गलती कर दी थी और वो यह थी कि 1959 से 60 में जब टाम अकाल पड़ा तो सरकार ने मिजो आदिवासियों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से मिजो आदिवासियों को कोई मदद नहीं मिली, ऐसा दावा मिजो के नेता आज भी करते हैं। तब मिजो नेताओं ने अकाल राहत के लिए मिलकर एक संगठन बना लिया जिसका नाम था मिजो नेशनल फार्मिंग फ्रंट और इसका नेता था लाल डेंगा। इस संगठन ने गांव-गांव पहाड़ी लोगों की भरपूर मदद की, जिस वजह से लोग इनकी इज्जत करने लगे और वहीं भारतीय सरकार के खिलाफ अलगाववादी भावना भड़कने लगी। लाल डेंगा इंडियन आर्मी में हवलदार था। बाद में असम सरकार के साथ अकाउंटेंट्स क्लर्क के तौर पर काम किया, लेकिन मिजो डिस्ट्रिक्ट में अकाल के समय असम के सरकार का रवैया देखकर वो भी विरोधी बन गया। 2 साल बाद इस संगठन ने अपना नाम बदलकर मिजो नेशनल फ्रंट रख लिया और अगले 5 वर्षों में इस संगठन ने भारत विरोधी विदेशी शक्तियों से संपर्क बढ़ाकर अपनी ताकत काफी बढ़ा ली। उस टाइम इनकी एक शाखा थी जिसका नाम
मिजी नेशनल आर्मी, जिसने 8 मिजो नायकों के नाम पर बटालियन खड़ी कर दी। और फिर लाल डेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान और इस वक्त के बांग्लादेश से उसे सैन्य मदद मिलने लगी। और फिर एमएनए ने सीधे सीधे भारत से अलग होकर एक अलग देश बनने की मांग करने शुरू कर दी। और उस वक्त मिजो नेता लाल डेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा भी की और हथियारों की ट्रेनिंग का समझौता भी कर लिया। असम सरकार ने उसे एक बार गिरफ्तार भी कर लिया, पर उसके अच्छे आचरण की वजह से उसे छोड़ भी दिया। वो कई बार गिरफ्तार हुआ और कई बार रिहा भी हुआ। दरअसल लाल डेंगा आधुनिक म्यांमार के फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले ऑंग सैन सू की के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री ऑंग सैन की शास्त्र संघर्ष की रणनीति का कायल था और उन्हीं से प्रेरणा लेता था। कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा ऑंग सैन वैसे भी राष्ट्र के विचार को नहीं मानता था। ऐसे में लाल डेंगा को भी विदेशी मदद के जरिए मिजोरम को भारत से अलग करके एक नया देश बनाने में कोई गुरज नहीं थी। और लाल डेंगा ने 28 फरवरी 1966 को एक बड़े विद्रोह का ऐलान कर दिया। और फिर वो समय भी आ गया जब 1 मार्च को मिजोरम को एक अलग देश घोषित कर दिया गया और उसके साथ ही एमएनए ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। असम के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और सुरक्षा बलों पर हमला करना शुरू कर दिया। सरकार के दावे के मुताबिक एमएनए के 10,000 मिजो लड़ाकों की फौज ने एजवाल में सरकारी खजाने पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया था। सरकार द्वारा वहां राशन पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन विरोधियों के फायरिंग के चलते वहां उतर नहीं पाया। और फिर 4 मार्च को जेट फाइटर से फायरिंग करवाई गई। उसके बाद अगले दिन 5 घंटे बमबारी करवाई गई। एक खुलासे में पता चला कि एजोल पर बम गिराने वाले विमानों में 2 पायलट राजेश पायलट और सुरेश कलमादी थे, जिन्हें बाद में कांग्रेस पार्टी में काफी तरक्की दी गई। और फिर 1998 में मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने वाले जोरामथांगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एमएनएफ में अगर शामिल हुआ था तो 1996 में हुई इस बमबारी के खिलाफ हुआ था। आज तक मिजोरम के लोग 5 मार्च को जोरामनी यानी जोरम दिवस के तौर पर इस दिन का शोक मनाते हैं। यूं एजवाल और आसपास के इलाके 25 मार्च तक फिर से भारत सरकार के कब्जे में आ गए थे। लेकिन यह सवाल जोरों शोरों से उठने लगा कि एयरफोर्स के जरिए अपने ही नागरिकों पर बमबारी करवाना क्या जरूरी था। अगले 20 साल तक आक्रोश जारी रहा और भारत और मिजोरम का संघर्ष चलता रहा। जो लोग दूर दराज पहाड़ियों पर बने गाँव में रहते थे, उन्हें कहा गया कि एक ही रोड के किनारे आपको बसाया जाएगा, तो जिससे जो सामान लेना है वो उसे अपने साथ ले ले और बाकी जला दे। कुल 764 गाँव में से 516 गाँव को पूरी तरह खाली करवा लिया गया और उनको 110 पीपीवी कैंपों में रख दिया गया, जबकि 138 गाँव को ऐसे ही छोड़ दिया गया। कुल 95% जनता इन कैंपों में आ गई थी। मिजो आदिवासियों के लिए काफी मुश्किल हो गई थी। इन कैंपों में काफी कम जमीन थी और झूम की खेती करते थे, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। अब वो एक तरह से कैद में थे और सेना उन्हें राशन भी नहीं दे रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि वो उग्रवादी की मदद न कर सके। और इसका विरोध होना शुरू हुआ तो 1971 में पहली बार पीपीवी तोड़ा गया और आखिर 8 साल बाद 1971 में इंदिरा गांधी थोड़ा झुकी और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। लेकिन एमएनएफ लगातार सक्रिय रहा और विदेशी धरतियों से ही अपने अभियान को चलाता रहा। वे इंदिरा गांधी से खफा थे और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फिर से शांति का प्रयास शुरू हुआ और 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और लाल डेंगा ही उसका पहला मुख्यमंत्री बना और 1986 से 1988 तक मुख्यमंत्री रहा।